नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि अरे कल या परसों ही तो वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बातें करूं तो प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं हूं। आज क्या हो गया? मन बदल गया कि भीड़ बदल गई? मतलब हुआ क्या? कांग्रेस नेता ने कहा कि कल कुछ कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं, तो हम उन पर भरोसा कैसे करेंगे? कोई वजन ही नहीं रहा उनकी बातों में। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। हालांकि इस इंटरव्यू के एक दिन बाद ही यानी कल बुधवार को पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कह रही है कि SC, ST, OBC और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि CAA के नाम पर झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया है। देश का हर नागरिक जान गया है कि विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़वाकर सेक्युलरिज्म का नकाब पहन लिया था, लेकिन ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया। आप ढोंगी हैं, सांप्रदायिक हैं। आप लोगों ने देश को 7 दशक तक सांप्रदायिकता की आग में जूझने के लिए मजबूर किया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का मामला है और इस बारे में उन्हीं लोगों को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उनकी पार्टी का मामला है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने TMC प्रमुख ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए किस कारण प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और यह सरकार बनाने की कगार पर है और यही कारण है कि एक अवसरवादी राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने अग्रिम समर्थन देने के बारे में सोचा ताकि इंडिया ब्लॉक को उनके समर्थन से उन्हें चुनाव लड़ने में पश्चिम बंगाल में मदद मिलेगी। वे अब जमीनी हकीकत को समझ रही हैं कि मतदाता इंडिया गठबंधन की ओर पड़ रहे हैं। किस बात ने उन्हें इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए प्रेरित किया, यह आज तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में वह अभी भी अपने एकला चलो रुख पर कायम है। 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दावे हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी बार वे नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री ना बनाएं। गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, बेरोजगारी को नियंत्रित नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना को लाए, उस तरह वे इसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी लागू करेंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज गुरुवार को झटका लगा है। दरअसल जांच एजेंसी ने उनकी रिमांड को लेकर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने आलम को 6 दिन की ED रिमांड पर भेज दिया है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आलमगीर आलम का समय पूरा हो गया है। झारखंड में पिछले 4 से 4.5 साल तक लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पीएम मोदी का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि पीएम मोदी लोगों को नोटों का ढेर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए का ढेर दिखाई दिया। ये कौन से पैसे हैं? मेरे यहाँ जब पुलिस पहुंची थी तो उसे 2 कागज के अलावा 100 रुपए भी नहीं मिले। मेरे देवघर के मकान में जिस समय भी पुलिस को घुसाना चाहते हो घुसा दो। अगर 1 रुपए भी दिखाई देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
ईडी ने झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को उनके पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से बरामद की गई भारी नकदी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के पीएस के घरेलू सहायक के घर छापेमारी के दौरान 35 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया था, जिसके बाद ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को समन जारी किया और कल बुधवार को पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रांची में ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर जवाब दिया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा है कि 4 जून को लालू यादव का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा तो उनको चिंता तो करनी चाहिए। वहीं मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनको रोजगार तो हम लोगों ने ही दिया है, उन्हें मंत्री बनाया, एमएलए बनाया। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोगों को भी नौकरी देते हैं लेकिन वो लोगों की नौकरी छीनते हैं। तेजस्वी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि अगर हम लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बीजेपी में कोई पूछेगा। लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं देंगे तो उन लोगों का काम कैसे चलेगा। अगर हमको गाली देकर कहीं सम्मान मिल रहा है तो अच्छा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी अगर जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जब मोदी पीएम बने थे तो उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को संगठन और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। इसी नियम के तहत आडवाणी और जोशी जी को रिटायर किया गया और अब अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर होंगे और वो अगले साल अमित शाह को पीएम बनाएंगे। मोदी जी 1 साल से इस प्लान पर काम कर रहे हैं। अमित शाह की राह में जो भी नेता थे उन्हें ठिकाने लगाया जा चुका है और अमित शाह की राह में अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ बचे हैं, उन्हें साइडलाइन किया जाना है। आप प्रमुख ने आगे तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो 75 साल की उम्र के बाद रिटायर नहीं होंगे। यह मोदी जी का बनाया हुआ नियम है और वह इसका पालन जरूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित्त हो चुकी है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है लेकिन वो 143 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत रही। सपा प्रमुख ने कहा कि देश की जनता इन 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उन्होंने कहा कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा और बीजेपी की संविधान खत्म करने की साजिश को सब समझ गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी को मिलने वाली सीटों की संख्या बताई। केजरीवाल ने कहा कि रुझानों से पता चलता है कि बीजेपी को 220 से भी कम सीटें मिल रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड में उनकी सीटें कम होने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है। इसका ताज़ा उदाहरण सीएए कानून है। कल ही इस कानून के तहत शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। यह वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। यह वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। पीएम मोदी ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते। महात्मा गांधी ने ही उन्हें भरोसा दिया था कि वे भारत कभी भी आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार मजबूरन मुसीबत में भारत आए लेकिन कांग्रेस ने कभी इनकी सुध नहीं ली क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि मैं साफ साफ कहता हूं, यह मोदी की गारंटी है कि देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत एकत्रित करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप नागरिकता संशोधन कानून नहीं मिटा पाओगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर सार्वजनिक बहस का निमंत्रण दिया था, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब ऐसे में बीजेपी की चुप्पी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री से डिबेट का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के लिखे पत्र को 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन तथाकथित 56 इंच के सीने ने
अभी तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मेनका गांधी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आज गुरुवार को कहा कि विपक्ष ने सुल्तानपुर में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मेनका गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान मेरी नज़र सिर्फ सुल्तानपुर पर रहती है। यही वजह है कि हम यहाँ पर सफल होने वाले हैं। यहाँ महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें की गई हैं। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मेनका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बड़ी ही आसानी से जीत मिलने वाली है। इसके साथ ही उनसे जब उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर सवाल किया गया तो इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश का एनालिसिस किया ही नहीं है। चुनाव में मैं अपनी नज़र सिर्फ सुल्तानपुर पर रखती हूँ और सुल्तानपुर निकल आएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की नीति ही साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। चिराग ने कहा कि ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो क्या है। किसी की कोई नीति, नियत या महत्वाकांक्षा नहीं है। सभी की केवल एक ही महत्वाकांक्षा है कि कैसे एक दूसरे का गला काट कर हम सत्ता के पास पहुँच जाएं। उन्होंने कहा कि 1% का भी कोई भ्रम नहीं है। हम 400 पार के लक्ष्य को बहुत सरलता से पार कर रहे हैं और इन 4 चरणों में ही हम बहुमत हासिल कर चुके हैं, ये बात भी तय है। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल की कुंडली में PM का योग नहीं है। बता दें कि भाजपा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रोजेक्ट किया था। वहीं अब इस बीच बघेल के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव हार कर आए हैं। राहुल गांधी जी अमेठी में 2019 में लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। वे अमेठी के भगौड़े हैं और रायबरेली में हार रहे हैं। वहां कमल खिल रहा है। डिप्टी CM मौर्य ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है। ऐसे में भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी को लेकर सपना देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।